हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेट 2 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है ना, 1 मार्क्स का जो था, उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखे थे। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके उसको पहले देख सकते हैं, या फिर ऊपर में ऐड में आपको दिख रहा होगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का है, व्हाट आर केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर आप मेरे चैनल पे शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखे होंगे जो ग्रेविटेशन के ऊपर, केप्लर्स लॉ के ऊपर बनाया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और व्हाट क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट आर केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। प्लैनेटरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी यानी केप्लर का ग्रह गति का नियम क्या है। तो केप्लर्स का 3 नियम था। पहला क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स नोट भी करते जाइए। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, और सन जो है, सूर्य जो है, वो एक फोकस पे पड़ा हुआ है। क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या कहता है कि अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी प्लैनेट अगर इसके, जैसे ये प्लैनेट है, सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जितना समय में यहां से यहां तक पहुंचने में समय ले रहा है और यहां से यहां तक पहुंचने में भी समय ले रहा होगा, तो समय डिफरेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर मान लो कि 10 घंटे की बात है, तो 10 घंटा में इधर जितना एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया यहां पे भी कवर करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ पीरियड्स। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी लॉ पे आते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कह रहा है कि भैया the square of the orbital period of the planet is proportional to the cube of the orbit semi major axis। क्या कह रहा है कि the square of the time period, the square of the time period is directly proportional to the cube of the semi major axis। इतना याद रखना है, यानी t square is directly proportional to a cube। इलिप्टिकल ऑर्बिट में है इसलिए सेमी मेजर एक्सिस। ये टाइम पीरियड क्या है? ये घूमने का समय। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीनों लॉ थे किसके? केप्लर्स लॉ के। इसका हिंदी फॉर्म देख लीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। बस यहीं तक, इतना इतना और बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इतना ही जो है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहलाएगा, कक्षाओं का नियम कहलाएगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतरालों पर बराबर क्षेत्रफल पार करती है, यानी इट शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, इसीलिए इसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। तीसरा क्या है? परिक्रमण काल का नियम, यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कह रहा है कि सूर्य के
चारों तरफ परितः किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। देखिए अगर मान लो कि ये लिखने नहीं भी आ रहा है तो अगर सीधे ये लिख दोगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब और लिख दोगे टी जो है वो क्या है परिक्रमण काल और ए जो है वो क्या है अर्ध दीर्घ अक्ष, तो बस इतना ही से आपका ये लॉ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ये तीनों लॉ थे केपलर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डिफाइन स्ट्रेस, प्रतिबल को परिभाषित करिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन स्ट्रेन, विकृति को परिभाषित कीजिए। और तीसरा कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ये तीनों को आपको डिफाइन करना है, ये तीनों क्वेश्चंस को आपको बनाना है। अब केवल आप ध्यान रखो स्ट्रेस किसको बोलते हैं। स्ट्रेस मतलब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पिंड है, ये वस्तु है, कोई बॉडी है, उस पर हम बल लगा रहे हैं। तो जब हम बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो बल लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ये उसको रोकने का, उस बल को रोकने का प्रयास करेगा, है ना। जैसे रबर में अगर हम बल लगा रहे हैं यानी इसको और चिपटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको उस बल को एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना, प्रतिबल लगेगा, उसके अगेंस्ट में बल लगेगा जो कि क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, क्या करेगा, इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर मान लो एक रबर है, रबर को हम लोग खींच रहे हैं, अगर खींच रहे हैं उसको तो एक बल इस पर अपने आप वो बल लगेगा जो कि उसको अगेंस्ट में, यानी हम जिधर बल लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में एक बल लगेगा जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, जो उसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स, वह बल पर यूनिट एरिया, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेस बोलेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रेन। अगर मान लो तुम एक रबर खींचे तो उसमें उसके क्या है, लंबाई में परिवर्तन हुआ होगा। तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है बटा ओरिजिनल लेंथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब कहने का मतलब है कि केवल स्ट्रेन का डिफिनेशन अगर पूछता है तो अगर हम बोलेंगे कि कोई भी बल लगाने पर when we apply force to any object then there is a change in shape and size, तो जो चेंज इन शेप एंड साइज हो रहा है टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज जो होगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। क्लियर है? थर्ड क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम खींच रहे हैं बल लगा करके, और जब बल हम उस फोर्स को छोड़ देंगे, चाहे जैसे उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, उस बल को जैसे ही छोड़ेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, अपना ओरिजिनल स्थिति जो है उसको वो फिर से प्राप्त कर लेता है, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। अगर वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। बस इतना ही अंतर। आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं कि द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed। जब अप्लाइड फोर्स किया गया वो रिमूव करेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन और शेप और साइज जो है उसको वो रिगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इन विच दे डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्लियर है? हिंदी में इसका आंसर देख ले, समझ तो गए ही होंगे। पहला क्या कर रहा है कि प्रतिबल किसको बोलते थे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, विकृति आकार में परिवर्तन और मूल आकार के अनुपात को कहते हैं। क्लियर है? तीसरा क्या है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता और प्लास्टिसिटी में क्या अंतर है, तो किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह लागू बल को हटाने पर अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं प्रत्यास्था। और वह पिंड का वह गुण जिसमें विरूपित बल को हटाने पर यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर वह अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का नियम क्या है ना, डिराइव स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो स्टोक्स लॉ क्या कह रहा है, स्टोक्स लॉ कह रहा है कि अगर कोई भी विस्कस मीडियम है, कैसा मीडियम है, श्यान मीडियम है ना, तो अगर माध्यम है, तो उस माध्यम से अगर कोई भी ड्रॉपलेट्स या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो लेयर के कारण जो जिस फ्लूइड के में वो गिरेगा, फ्लूइड का जो लेयर होगा वो उससे टकराएगा। तो जो फ्लूइड का लेयर टकराएगा तो उस जिस डायरेक्शन में गिर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। दैट फोर्स इज नोन एज द विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके वेलोसिटी के, इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के ऊपर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसके, फ्लूइड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, ठीक है। और तीसरा क्या है, किस पर होगा, आर पर, आर यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके रेडियस के ऊपर वो डिपेंड करेगा, सबके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, इसी को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड श्यान माध्यम से गुजरती है तो उस पिंड पर तरल माध्यम के द्वारा श्यानता बल लगता है, जो पिंड की गति, गोल पिंड की त्रिज्या और यहाँ एयर हो गया है, इसको और करोगे, और माध्यम की श्यानता के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और समानुपाती होता है, यानी फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर भी। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोक्स का जो नियम है, इसी समीकरण को कहते हैं। यानी स्टोक्स के नियम से यही समीकरण है कि जो बल है, श्यान बल जो लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी यानी वेग के। क्लियर है। अब इसका क्या है, आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, इसका प्रूफ नीचे दिया हुआ है, पहले इसको हम समझा देते हैं। क्या है कि सीधे क्या बोल रहा है स्टोक्स लॉ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये तीन चीज है जो कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, एक साथ लिख देते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, ईटा, है ना, फिर आर, फिर भी। क्लियर है। तो ईटा के अब क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू के ईटा आर भी। अब सबके ऊपर ए बी और सी लगा दिए। क्लियर है। डायमेंशनल मेथड से आपको इसको करना है ना, विमाय विधि से। तो फोर्स का अब क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, विमा क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2 इक्वल्स टू के। ईटा का क्या हो जाएगा, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1, ठीक है, ए हो गया। फिर आर यानी मीटर है, केवल एम का पावर बी, और भी क्या है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ एल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका पावर सी। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या है, एम को एक साथ रखे, तो एम का ए तो केवल ए है, तो ये हो गया। एल का -a हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे b हो जाएगा और इससे c हो जाएगा, तो -a + b + c। t का पावर क्या हो जाएगा, -1 × a, तो -a, और यहाँ पे, यहाँ तो t है नहीं, इसमें देखो t का पावर -1 × c, तो -c हो जाएगा। तो t का पावर क्या हो जाएगा, -a -c। अब इक्वेट करेंगे, इधर से और इधर से इक्वेट करेंगे। इधर m का पावर क्या है, 1, और इधर m का पावर a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1, a की वैल्यू निकल गई। दूसरा क्या है, इधर l का पावर कितना है, लेफ्ट साइड में 1, और इधर l का पावर क्या है, -a + b + c, तो -a + b + c बराबर 1 हो गया। तीसरा क्या है, इधर t का पावर -2, इधर t का पावर -a - c, तो -a - c बराबर क्या हो जाएगा, -2।
अब माइनस ए माइनस सी में माइनस कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस सी बराबर 2। अब ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस ए यानी 2 माइनस 1 बराबर 1। तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। अब ये ए और सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो 2 में जब पुट करोगे तो ए और सी का तो वैल्यू कितना आ जाएगा बी बराबर 1। तो यानी ए की भी वैल्यू 1, बी की भी वैल्यू 1 और भी की सी की भी वैल्यू 1। तो अब क्या करोगे यहाँ पे पुट कर दोगे। तो फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट इन ईटा का पावर 1, आर का पावर 1 और भी का पावर 1। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा के कांस्टेंट हो गया, ईटा आर भी सबका पावर 1 है। अब के की वैल्यू क्या है, के इक्वल्स टू 6 पाई लिख सकते हैं। इसका कोई प्रूफ में ये नहीं आता है। तो ए बराबर फॉर्मूला आपको पता है इसलिए 6 पाई आप लिख लिए, 6 पाई ईटा आर बी। ये हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले ले। नेक्स्ट, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी क्या करेंगे, सब यहाँ पे जितना भी, क्योंकि ये तो लेटर है ना तो वो तो सब समान लिखना है, वही चीज़ लिखना है इसमें। ऑन इक्वेटिंग है ना, फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सी इन इक्वेशन 2, तो लिख दोगे कि ए और सी का मान इक्वेशन समीकरण 2 पर रखने पर, है ना, बाकी सब चीज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। दो मेथड्स देखेंगे। पहला मेथड क्या है कि यहाँ पे ये सरल लोलक है और ये यहाँ से इधर चला, थीटा एंगल कितना बना रहा है, कौन कितना थीटा बना रहा है। ये एल क्या है, लंबाई है किसकी, ये धागे की, स्ट्रिंग की। और तब यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये जब इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पे इस तरह से आया तो नीचे क्या बनेगा, एम जी, है ना, नॉर्मल कितना हो जाएगा एम जी। यहाँ पे कितना बना रहा है ये थीटा, ये कितना हो रहा है थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये क्या बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल होगा ये क्या बनेगा एम जी साइन थीटा। और ये जो एम जी साइन थीटा है वही क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। उस जब ये फोर्स से यहाँ गया तो इसको इधर लाने के लिए वो वर्क करेगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एम जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि प्रत्यानन बल आघूर्ण है। हिंदी में भी लिखे और इंग्लिश में भी लिखे, इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले केवल हिंदी लिखेंगे। तो टॉर्क इक्वल्स टू माइनस एल एम जी साइन थीटा हो गया। फिर क्या है, न्यूटन के नियम के अनुसार टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई अल्फा, यही ना है, घूर्णी गति का नियम कर देंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा बराबर माइनस एल एम जी साइन थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एम जी साइन थीटा बटा आई। अब स्मॉल एंगल थीटा के लिए, स्मॉल एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा जाओगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस, है ना, थीटा बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 का बाई 5 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा, ये और छोटा होते जाएगा तो इसकी कोई स्थिति नहीं रहेगी। तो ये हो जाएगा स्मॉल एंगल थीटा के लिए केवल थीटा बचेगा। क्लियर है, केवल थीटा बचेगा। तो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधे लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल थीटा, छोटा कोण एस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख दिया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल एम जी थीटा बटे आई। अब क्या है, हमको क्या पता है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना ऑसिलेशन में, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है कि ए इक्वल्स टू यानी लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन गुने आर। आर क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट, है ना, जहां से वो रोटेट करता है, फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अल्फा इंटू आर, तो ये क्या है एल है यहाँ पे, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बटा एल।
अल्फा इक्वल्स टू ए बटा एल। ए की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बटा एल बराबर यहाँ क्या है माइनस एल एम जी थीटा बटा आई। आई की वैल्यू क्या होती है एम आर स्क्वायर, पता ही है एम आर स्क्वायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस जिस अक्ष से वो क्या कर रहा है घूर्णन कर रहा है वहां से उसकी दूरी जो होती है वही आर होती है। तो ये जो पॉइंट है वहां से इसकी दूरी क्या है एल है, तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एल से एक एल कट गया, एक एल से ये भी एल कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जी एक्स बटा एल। क्लियर है। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जी एक्स बटा एल, तो एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बटा एल, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बटा एल। अब क्या जानते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब ओमेगा का मान इसमें रखेंगे इक्वेशन 3 में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई अंडर रूट जी बाई एल। अब ये एल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही क्या है आवर्तकाल का एक्सप्रेशन। क्लियर है। अगर आप चाहते नहीं हो कि आप टॉर्क उसमें नहीं लाना चाहते हो, है ना, तब यानी रोटेशनल डायनेमिक्स अगर आप नहीं लाना चाहते हो, घूर्णन डायनेमिक्स अगर आप इसमें नहीं लाना चाहते हो, है ना, घूर्णोला, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे यहाँ से बनाओ। क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा यानी प्रत्यानयन बल जो होगा, ये दूसरा तरीका है ना, ये दूसरा मेथड है, इससे भी आप बना सकते हो। तो कह रहा है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा, होता ही है। तो स्मॉल एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा एम जी थीटा होगा ना, ये हम लोग सीधे लीनियर एक्सप्रेशन से बात करेंगे, है ना, रेखी के। तो एल एफ बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम जी थीटा, ठीक है। अब क्या हम जानते हैं कि ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एफ बराबर क्या, और एफ बराबर क्या हो जाएगा एम ए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों बल ही है ना, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन समीकरण पहला और दूसरा से एम एम कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी बटा एल, ये एक्स बाई एल होता है ना, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर एक्स बाई एल, एल क्या है मतलब आर हो गया, है ना। यहाँ पे अगर ये मान लो थीटा है तो ये आर है और ये एक्स है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बटा आर होगा ना। तो वही यहाँ पे आर क्या है लेंथ है, वहाँ पे ये लेंथ है, यही तो घूम रहा है, तो ये लेंथ हो गया और ये क्या हो जाएगा एक्स हो गया, तो एक्स बटा एल। क्लियर। तो जी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट जी बटा एल। अब जिस तरह से टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा में पुट किए थे उसी तरह से पुट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर है। तो आप ये दोनों मेथड में से जो मेथड आसान रखे उससे आप लोग इसको हल कर लेंगे। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, वाई Cp is greater than Cv, prove that Cp minus Cv बराबर R for an ideal gas। मॉडल सेट 3 पे में भी ये क्वेश्चन था, है ना। अब देखो Cp Cv से बड़ा क्यों है, Cp क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पर कांस्टेंट प्रेशर, और भी Cv क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बराबर क्या होता है Pdv होता है ना, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कार्य क्या हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में। तो Cv में कार्य क्या हो जाएगा जीरो, और तो Cp बराबर क्या हो जाएगा यानी Cp डेल टी, है ना। Q बराबर क्या होता है Q बराबर U प्लस वर्क, तो जब Cv रहेगा तो वर्क गायब हो जाएगा, तो Q बराबर U रहेगा केवल, और जब Cp रहेगा तो वर्क डन आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा तो Q बराबर U प्लस W हो जाएगा। तो शुरू में केवल उसका वैल्यू Q है, एट Cv इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Q, और जब Cp है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी U प्लस डब्ल्यू, यानी तब उसमें कौन सा ज़्यादा हुआ U प्लस डब्ल्यू वाला ज़्यादा हुआ ना, केवल U रहेगा तब या U प्लस डब्ल्यू रहेगा तब कौन जाता है, तो U प्लस डब्ल्यू जाता है, इसलिए Cp जो है वो बड़ा होता है किससे Cv से। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है,
Cp is greater than Cv because when a gas is heated at constant volume, work is done only to increase the internal energy, केवल internal energy के लिए. Whereas when the gas is heated at a constant pressure, work is done to overcome this pressure and expand in volume and also to increase the internal energy of the system. Clear है? Cp Cv से अधिक होता है क्योंकि जब किसी गैस का स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो कार्य केवल निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि जब गैस को लगातार दबाव में गर्म किया जाता है तो इस दबाव को दूर करने और आयतन का विस्तार करने में सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में के लिए भी काम आता है. मतलब यही ध्यान में रखोगे कि आप सीधे लिख दोगे. अगर इतना लाइन नहीं लिखना है तो सीधे लिखो कि एट सी भी वर्क डन बराबर 0 और एट सी भी वर्क डन बराबर 0, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा U, है ना. और एट सी पी Q बराबर U प्लस W, हेंस सी पी इज ग्रेटर देन सी भी. बस इतना ही लिखना है. वही हिंदी में भी लिख सकते हो कि सी भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी एट स्थिर आयतन पर. स्थिर आयतन पर क्या हो जाएगा, वर्क डन यानी W बराबर 0 तो Q बराबर U, और स्थिर दाब पर Q बराबर U प्लस W, अतः Cp इज ग्रेटर देन Cv. साइन लगा दोगे. क्लियर. अब क्या है प्रूफ. प्रूफ क्या कह रहा है भाई, प्रीवियस क्लास का वीडियो देखे होंगे तो आप ये कर लोगे आसानी से. एक यहाँ पे क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें हम लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर एन सी भी डेल टी होता ही है. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी डी भी. तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, केवल डी यू हो जाएगा ना. यानी एन डी यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी भी डेल टी. अब क्या आ रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू. अब डी यू बराबर क्या है, एन सी भी डी टी. अब देखो इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर यानी कांस्टेंट है ना. तो जब टेम्परेचर डी टी कांस्टेंट है, क्लियर है, तब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा. आई रही बात समझ में ना. एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जो वॉल्यूम का होगा. क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, फिक्स है. क्लियर है ना. तो टेम्परेचर जब फिक्स होगा तो डी यू जो होगा यानी प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो डी यू का वैल्यू होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वही इसमें भी डी यू का वैल्यू होगा. तो उसकी जगह पर क्या लिख दिए, एन सी भी डेल टी प्लस पी डी डी. अब एन सी भी डेल टी को इधर ले आए तो एन सी पी माइनस सी भी डेल टी इक्वल्स टू, अब पी डेल भी को क्या लिखोगे, पी भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टी. तो पी डेल भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर डी टी होगा ना. तो एन आर डी टी हो गया, डी टी कैंसिल आउट, एन एन कैंसिल आउट. तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी भी बराबर आर फॉर द आइडियल गैस, है ना. एन आर टी अगर है तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है पी वी बराबर एन आर टी. तो सी पी माइनस सी भी बराबर आर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कस इट्स यूज इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मतलब एनर्जी का न तो बनाया जा सकता है न तो उसका ह्रास किया जा सकता है. ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको केवल ट्रांसफॉर्म किया जाता है. इट कैन ट्रांसफॉर्म ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. क्लियर है. इसमें तो अभी हम लोग देखे थे Q बराबर क्या होता है, U प्लस डब्ल्यू, यानी डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W. यही तुम्हारा होता है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W. अब फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर क्या है, फिक्स, टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी, है ना, क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा. देखो आओ देखते हैं इसको. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्या है डेल क्यू? द हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। डेल यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल डब्ल्यू क्या है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कह रहा है? आइसोथर्मल डेल टी बराबर जीरो। अब जैसे ही डेल टी बराबर जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा? नहीं होगा, वही चेंज रहेगा ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू। क्लियर है? एडियाबेटिक में क्या होता है? एडियाबेटिक इज द सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट, यानी डेल क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। डेल क्यू इज जीरो इन केस ऑफ एडियाबेटिक। तो डेल क्यू जब जीरो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, डेल क्यू बराबर जीरो, तो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डी डेल डब्ल्यू, यानी यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू। क्लियर है? तो अब आप ये लिख लोगे, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर है? वही चीज का हिंदी में देख लीजिए। उष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। जो ऊर्जा को क्या है कि जो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। क्लियर है? डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या है? परिवेश द्वारा निकाय को दी जाने वाली उष्मा। डेल डब्ल्यू क्या है? निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया क्या कार्य। और डेल यू क्या है? निकाय पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब समतापीय प्रक्रियाओं के लिए क्या होगा? डेल टी बराबर जीरो, अभी जो बताया, तो डेल यू भी जीरो हो जाएगा, तो यानी डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू। रुद्धोष्म प्रक्रियाओं के लिए क्या हो जाएगा? डेल क्यू बराबर जीरो, यानी डेल यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ये हिंदी मीडियम में, आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्या सुपरपोजिशन ऑफ वेव बहुत आसान है। क्या कहता है कि भाई जितना नंबर ऑफ वेव जाएगा तो सबका डिस्प्लेसमेंट तो भाई सब वेव का एक y1 y2 y3 इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब सुपर इम्पोज होगा, कहने का मतलब है कि जब एक दूसरे से मिलेगा, तो जब रिजल्टेंट वेव जो होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस समेशन होगा किसके? हर वेव की अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट है उसके। क्लियर है? तो जब ओवरलैपिंग होगा, चाहे इधर से जाए इधर से जाए, है ना, इधर से जाए कहीं से जाए, अगर ओवरलैप किया तो जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑल displacement of the pulses. Clear है? According to the principle of superposition, the resultant displacement of the number of waves in a medium at a particular point is the vector sum of the individual displacement produced by each of the waves at that point. क्या है? यहाँ पे दो वेव हम लोग दिखाए हैं इसको, है ना। यहाँ पे दो वेव है y1 y2, तो ये जो सुपर इम्पोज वेव जाएगा वो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। तो यहाँ पे क्या है कि लेट अस से, इसको भी लिख दोगे आप, लेट अस से एफ फंक्शन ऑफ द मूविंग वेव्स आर, y1 क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस वी टी वेव फंक्शन है। y2 क्या हो जाएगा? एफ टू एक्स माइनस वी टी। y1 क्या हो जाएगा? एफ एन एक्स माइनस वी टी। y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 yn तक, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? समेशन, है ना, n बराबर जो i होगा, i बराबर 1 से लेकर के n तक, i बराबर 1 to n, है ना, एफ एन एक्स माइनस बी टी, एक्स माइनस बी टी, एनवा फंक्शन सबका क्या हो जाएगा? समेशन 1 से लेकर के n तक। क्लियर है? हिंदी मीडियम देखिए। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार एक विशेष बिंदु पर एक माध्यम में कई तरंगे या परिणामी विस्थापन उस बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। जितना भी ओवरलैपिंग होगा तो जो रिजल्टेंट वेव जाएगा, है ना, जो वेव जो तरंग
फाइनली निकलेगा उस तरंग का जो विस्थापन होगा वो सारे तरंग के विस्थापन के योग के बराबर होगा। सेम जैसे अभी हम लोग वहाँ दिखाएं उसी तरह से यहाँ पे भी। आइए मान लें कि चलती तरंगों का तरंग फलन y1 बराबर f1 x माइनस बी टी, y2 बराबर f2 x माइनस बी टी, yn बराबर fn x माइनस बी टी। तब माध्यम के विक्षोभ का वर्णन करने वाला तरंग फलन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। y बराबर f1 x माइनस बी टी प्लस f2 x माइनस बी टी प्लस डैश 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 fn x माइनस बी टी। और इसी को क्या लिख सकते हैं, समेशन i बराबर 1 से लेकर के n एफ एन है ना x माइनस बी टी। क्लियर है। एफ आई यहाँ कर देना, आई की वैल्यू है ना, आई बराबर 1 से लेकर के n, एफ आई एक्स माइनस बी टी। क्लियर है। यानी y बराबर ये भी लिख दोगे, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 yn। तो ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को दर्शाता है। ये थे आपके सेक्शन बी से 7 क्वेश्चन, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन सी को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।